हाल ही में जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और शुरुआत से ही यह बैठक कई कारणों से विशेष रही। सबसे बड़ा कारण था अमेरिका का बहिष्कार। आमतौर पर अमेरिका G20 की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार उसने दूरी बना ली। इसके बावजूद बाकी देशों ने बिना किसी झिझक के एक घोषणा पत्र अपनाया। यह बात खुद में बताती है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन बदल रहा है और देशों ने तय कर लिया है कि वे संयुक्त रूप से आगे बढ़ेंगे, भले ही अमेरिका साथ हो या न हो। घोषणा पत्र की शुरुआत जिस दर्शन से की गई वह था उबुंटू, एक अफ्रीकी विचार जो कहता है हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह केवल एक भावनात्मक संदेश नहीं था, बल्कि संकेत था कि वैश्विक चुनौतियां, चाहे वह कर्ज संकट हो, जलवायु परिवर्तन हो या डिजिटल असमानता, अलग अलग देशों के निर्णयों से नहीं बल्कि सामूहिक सहयोग से हल होंगी। इस बार सम्मेलन का केंद्र वास्तव में अफ्रीका था। इसे प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस निर्णयों से दिखाया गया। उदाहरण के तौर पर IMF में सब सहारन अफ्रीका के लिए एक नया 25वां चेयर बनाना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे अफ्रीकी देशों की बात अब पिछली कतार से नहीं बल्कि मेज के सामने से सुनी जाएगी। यह बहुत जरूरी था क्योंकि दुनिया की आर्थिक संरचना आज भी कई हद तक कुछ चुनिंदा देशों द्वारा नियंत्रित है। इसके साथ ही $100 अरब से अधिक की SDR फंडिंग को सराहा गया, जिसे विकासशील देशों के पुनर्निर्माण और स्थिरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। SDR का मुद्दा अक्सर तकनीकी माना जाता है, लेकिन इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधनों की कमी से जूझते हैं। कर्ज संकट इस घोषणा पत्र का एक प्रमुख विषय रहा। आज कई विकासशील देशों का एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ चुका है कि उनकी अर्थव्यवस्था केवल कर्ज चुकाने की मशीन बनकर रह गई है। इसी को देखते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि कर्ज समाधान पारदर्शी, समयबद्ध और पूर्वानुमानित होना चाहिए। यह दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक कर्ज पुनर्गठन अक्सर बड़े देशों और संस्थानों की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर था। अब यह बात स्वीकार की गई कि गरीब देशों का प्राथमिक अधिकार उनकी जनता का विकास है। इसी संदर्भ में डेट फॉर क्लाइमेट और डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप्स जैसे नए वित्तीय मॉडल को प्रोत्साहित किया गया। यह वे मॉडल हैं जिनमें कर्ज माफ करने के बदले देश जलवायु या विकास परियोजनाओं पर निवेश करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा तो हर G20 की पहचान बन चुकी है, लेकिन इस बार एक खास बात यह रही कि अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद नेताओं ने एक मजबूत भाषा अपनाई। इसमें पेरिस समझौते के बेहतर क्रियान्वयन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और विकासशील देशों की $6 ट्रिलियन की जलवायु फंडिंग जरूरतों को स्वीकार करने जैसी बातें शामिल थी। यह स्वीकार करना कि दुनिया की हरित ऊर्जा बदलाव की कीमत विकासशील देशों को चुकानी पड़ेगी, एक राजनीतिक रूप से साहसिक कदम था। ऊर्जा पहुंच एक और बड़ा मुद्दा रहा। अफ्रीका में आज भी 60 करोड़ लोग बिजली से वंचित हैं। इस स्थिति में G20 का मिशन 300 को समर्थन देना बेहद महत्वपूर्ण है। इस पहल का लक्ष्य है 2030 तक 30 करोड़ अफ्रीकियों को बिजली उपलब्ध कराना। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहल केवल बिजली तक पहुंच बढ़ाने की बात नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि ऊर्जा न्याय यानी एनर्जी जस्टिस अब वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। इसके साथ ही G20 ने दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाने के लक्ष्य को दोहराया। यह कदम तभी सार्थक होगा जब तकनीक, निवेश और संसाधन वितरण में अमीर देशों और गरीब देशों के बीच की खाई कम की जाए। जैसे जैसे दुनिया हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक की ओर बढ़ रही है, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इन खनिजों के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, सोलर पैनलों और AI तकनीकों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में G20 ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि संसाधन समृद्ध अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर न बने रहें, उन्हें वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग, लोकल इंडस्ट्रीज और जॉब्स से भी फायदा मिले। यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से चीन की वैश्विक क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन डोमिनेंस को चुनौती देता है, भले ही नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो। खाद्य सुरक्षा पर चर्चा विशेष रूप से संवेदनशील रही। वर्ष 2024 में 720 मिलियन लोगों ने भूख का सामना किया। यह किसी भी आधुनिक विश्व व्यवस्था के लिए शर्मनाक आंकड़ा है।
इसलिए घोषणा पत्र में राइट टू फूड की पुनः पुष्टि की गई। साथ ही अफ्रीका के किसानों और मछुआरों के लिए लक्षित समर्थन की बात भी की गई। स्थानीय खाद्य उत्पादन, तकनीक साझेदारी और मूल्य स्थिरता को जरूरी बताया गया। यह दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य असुरक्षा अब केवल मानवीय समस्या नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। डिजिटल विकास के क्षेत्र में यह सम्मेलन भविष्य के लिए दिशा निर्धारक साबित हुआ। एआई पर चर्चा कई मंचों पर होती रही है, लेकिन पहली बार G20 ने इतने स्पष्ट शब्दों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। इसी क्रम में AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है डिजिटल प्रगति का लाभ दुनिया के हर क्षेत्र और हर समुदाय तक पहुंचाना। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि AI असमानता, AI डिवाइड तेजी से वास्तविकता बनती जा रही है। सामाजिक समानता पर सम्मेलन ने कुछ ठोस लक्ष्य तय किए। युवाओं में बढ़ते NEET यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग अनुपात को 2030 तक 5% तक लाना एक अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसी तरह महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने और जेंडर पे गैप को 2035 तक 15% तक घटाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। ये लक्ष्य केवल सामाजिक कल्याण के लिए नहीं है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का सीधा जुड़ाव GDP ग्रोथ से होता है। अंत में सबसे राजनीतिक लेकिन सबसे जरूरी बात, वैश्विक शासन सुधार। G20 नेताओं ने स्पष्ट कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल पुराना हो चुका है और यह 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। इसलिए इसे अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वशील और प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की भूमिका बढ़ाने पर सहमति दिखी। कुल मिलाकर यह शिखर सम्मेलन केवल घोषणाओं का संग्रह नहीं था, यह एक संकेत था कि वैश्विक व्यवस्था अब बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर हो रही है और अफ्रीका अब परिधि में नहीं बल्कि वैश्विक केंद्र में है। तो व्यूअर, चर्चा को देते हैं यही विराम। नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद G20 घोषणा पत्र अपनाया जाना वैश्विक शक्ति संतुलन में किस परिवर्तन को दर्शाता है? विश्लेषण करें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।